नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा अपना पसंदीदा वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े तमाम ज़रूरी मुद्दे हम लोग आपके सामने लेकर आते हैं और उसको एक्सपर्ट्स के जरिए आसान भाषा में आपके सामने पेश करते हैं ताकि प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी फैसले हो वो आप ले सकें। आज भी एक ऐसा ही मुद्दा हम लोग लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, परिवार अब छोटे होते जा रहे हैं। बच्चों के अलग रहने पर कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो अकेले रह जाते हैं और उनके पास कमाई का जो होता है वो कोई जरिया नहीं होता। ऐसे में जीवन की ज़रूरतें जो होती हैं और मेडिकल खर्च होते हैं वो भारी पड़ने लगते हैं, वो लगातार बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका अपना घर ही आपके लिए आयु का, एज का जरिया बन सकता है? तो ये मुमकिन है रिवर्स मॉर्गेज से। ये होता है जो हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, जो वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर से हर महीने तय रकम दिलाती है, वो भी बिना घर बेचे। तो आज के प्रॉपर्टी जंक्शन में इसी पर होगी चर्चा और भी कई सारे मुद्दे हम लोग इससे जुड़े हुए यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ऑन द शो में हम लोग देख लेते हैं कि आज क्या क्या है। तो फिर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम होती क्या है और ये काम कैसे करती है, कि मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी है लेकिन ये स्कीम काम कैसे करती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन सी उम्र के लोग जो हैं इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, कौन सी एज कैटेगरी है जिसके लिए लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बैंक कैसे तय करते हैं घर की वैल्यू और रकम, क्योंकि घर यहाँ पर मॉर्गेज होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है ओवरऑल वो यहाँ पर कैसे तय की जाती है, उसकी रकम कैसे तय की जाती है। और क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे स्कीम की जो ड्यूरेशन है और पुनर्भुगतान प्रक्रिया जो होती है, यानी कि जो पेमेंट की जो फैसिलिटी होती है वो यहाँ पर कैसे तय होती है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे इस योजना के फ़ायदे और सावधानियाँ, यानी कि बेनिफिट्स क्या हैं और यहाँ पर आपको कौन सी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एक रिटायर्ड कपल ने अपने घर के जरिए हर महीने कैसे एक तय रकम लेकर कैसे एक राहत पाई। चलिए ये देखिए। चंडीगढ़ के 65 साल के अशोक और माया गुप्ता रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे थे। उनके पास खुद का घर था पर कोई स्थायी इनकम नहीं थी। उन्होंने बैंक की रिवर्स मॉर्गेज योजना अपनाई। इस योजना से उन्हें हर महीने 35,000 रुपए की तय रकम मिलने लगी। इससे उनके मेडिकल खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होने लग गई। सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्हें घर से कहीं जाना नहीं पड़ा। ये स्कीम उनके लिए आर्थिक राहत साबित हुई और उन्होंने आत्मनिर्भरता के साथ सम्मानजनक जीवन बिताना शुरू किया। तो गुप्ता दंपति को यहाँ पर तो एक तरह से जो स्कीम थी उससे काफ़ी मदद मिली है, लेकिन ये स्कीम अल्टीमेटली काम कैसे करती है और इसके चैलेंजेस आगे क्या चल के हो सकते हैं, उन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पहली बात तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। थैंक यू सर। और कैसा रहा सर दिवाली का त्यौहार आपके लिए? बढ़िया, एकदम बढ़िया, खूब पटाखे फूटे इधर बॉम्बे में भी। बॉम्बे में भी सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सर, टॉपिक पे आते हैं हम लोग और सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा कि हम अशोक और माया गुप्ता जो है, जिनकी कहानी हम लोगों ने यहाँ पर अभी शुरुआत में देखी, उससे क्या सीख मिलती है और अगर आम बुजुर्ग के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसको उन्हें कैसे लेना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि जो आपने केस स्टडी दिखाया उसमें जो बेसिक रिवर्स मॉर्गेज है उसके फीचर दिखा दिए आपने, और उससे जो जिन लोगों को मालूम नहीं है, जिनके जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास इनकम का जरिया नहीं है या सफिशिएंट फंड नहीं है, पर उनका खुद का अपना घर है, तो वो अपने घर में रहते हुए भी एडिशनल कैश फ्लो अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, एडिशनल कैश फ्लो यहाँ पर इस जो स्कीम है, जो मेन चीज़ निकल के आती है उससे एडिशनल कैश फ्लो जो है वो यहाँ पर अरेंज हो सकता है। उनका अगर अपना घर है तो यहाँ पर उनको इस बीच बड़ी आसानी हो सकती है। और जो रिटायरमेंट की दिक्कत होती है, बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो फिर उनकी जो एज यहाँ पर बढ़ती है तो उसमें यहाँ पर एक अच्छी एक तरह से यहाँ पर समाधान यहाँ पर निकल सकता है। सर, अगर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम की अगर मूल अवधारणा यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो वो क्या होती है और क्या इसे हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर के बदलने के लिए एक तरह से पेंशन स्कीम भी समझ सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो इनको जो पेंशन जो एक तरह से जो रिटर्न मिलता है वहाँ पर वो एक तरह से मंथली बेसिस पे मिलता है और फिक्स्ड इनकम की तरह ही वो मिलता है यहाँ पर। हाँ अभिषेक जी, इसको पेंशन माना जा सकता है। दूसरा जो पहला वाला पार्ट था आपके प्रश्न का कि आखिर ये स्कीम क्या है, जैसा नाम से मालूम पड़ता है रिवर्स मॉर्गेज। जैसे नॉर्मल मॉर्गेज में क्या होता है
आपको बैंक या जो एनबीएफसी है वो लमसम पैसा दे देती है और आपको उसको किस्तों के जरिए चुकाना पड़ता है। रिवर्स मॉर्गेज में इसका उल्टा है, बैंक आपको हर महीने किस्त चुकाती है और फिर आपको जो पैसा जो लोन सैंक्शन किया हुआ और जो लोन इंटरेस्ट के साथ है वो आपको या आपके जो उत्तराधिकारी है उनको बाद में चुकाना पड़ता है। लोन सैंक्शन के एक तरह से यहाँ पर मिलती है और अल्टीमेटली जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको यहाँ पर एक तरह से उसका जो वो इंटरेस्ट होता है वो सब चुकाना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन सर, क्या इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ घर का मालिक होना ही यहाँ पर ज़रूरी है या कुछ और शर्तें भी होती हैं या कोई और भी यहाँ पर इसका पार्ट बन सकता है फ़ायदा उठाने के लिए इस योजना का? देखिए ऐसा है अभिषेक जी, एक तो बेसिक कंडीशन है कि आपका जो घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो आपका प्राइमरी रेसिडेंस होना चाहिए। अगर आप कोई घर किराए पे दिया हुआ है तो उस पे आप रिवर्स मॉर्गेज नहीं ले सकते। मतलब जिस घर में जो घर आपका है और जिस घर में आप रह रहे हैं उस पे ही आप रिवर्स मॉर्गेज ले सकते हैं। आपकी अगर उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है और अगर जो जैसे आपका स्पाउस भी है, आपका जीवन साथी है, उसको भी अगर वो जॉइंट ओनर है तो उनकी उम्र कम से कम 55 साल पूरी हो जानी चाहिए जब आप एप्लीकेशन करते हैं रिवर्स मॉर्गेज के लिए। किराए पर है तो फिर आप इस स्कीम का जो है वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, प्लस 60 साल से ज़्यादा एज आपकी होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का फ़ायदा एक तरह से मिल सकता है। लेकिन सर, बैंक लोन की रकम यहाँ पर तय कैसे करता है? क्योंकि जब अल्टीमेटली जब इस स्कीम के लिए हम लोग जाएंगे या फिर जो बुजुर्ग दंपति हैं, जो बुजुर्ग सिटीजन्स हैं हमारे, वो इस चीज़ के लिए जाएंगे तो फिर बैंक लोन जो रकम होता है उसको वो जानना चाहेंगे कि वो रकम कैसे तय करता है और पूरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होती है ये रकम या कुछ प्रतिशत हिस्सा ही मिलता है उनको जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसके लिए? देखिए ऐसा है, पहले तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाती है बैंक, जो और वैल्यू का कुछ प्रतिशत ही आपको एज अ लोन सैंक्शन किया जाता है। क्योंकि अगर पूरा का पूरा वैल्यू जितना अगर आपको लोन दे दिया जाए तो फिर इंटरेस्ट का भुगतान कहाँ से होगा। और एक बात और मैं बता दूं अभिषेक जी कि रिवर्स मॉर्गेज में नेगेटिव इक्विटी नहीं होती है। मतलब आपने रिवर्स मॉर्गेज की फैसिलिटी ले ली और जब आप इसके पुनर्भुगतान का समय आया आपकी डेथ के बाद में या आपके जीते जी, तो जो आपको जो भुगतान करना है वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। मतलब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो भी बैंक आपसे वो जो डिफरेंस का पैसा है वो नहीं मांग सकता, वो फिर बैंक को ही बेयर करना पड़ता है। तो ये बात निकल कर आती है एक तरह से यहाँ पर मॉर्गेज को लेकर यहाँ पर एक सटीक राय सर आपने यहाँ पर दी है। सर, लोन की ड्यूरेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पर कैसे तय होती है? क्या ये स्कीम आजीवन चल सकती है, मतलब अनंत तक, जब तक कि इंसान जिंदा तब तक चलेगी, या इसके लिए कोई तय सीमा एक निर्धारित की गई है कि इस ड्यूरेशन तक ही यहाँ पर इस फैसिलिटी का लाभ लिया जा सकता है? और इसका पेमेंट प्रोसेस क्या होगा ओवरऑल मिला के? देखिए ऐसा है कि ये जो रिवर्स मॉर्गेज के जो पेमेंट की जो टर्म है वो 20 साल है, परंतु 20 साल तक आपको पैसा मिलता रहेगा, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसा आपने चूज किया है। परंतु 20 साल पूरा होने के बाद में भी आप उस घर में रह सकते हैं। आपकी जो ओनर है उसकी डेथ के बाद में उनका जीवन साथी भी उस घर में रह सकता है और जब तक आप दोनों जिंदा है तब तक आपको एक पैसा भी चुकाने की जरूरत नहीं है। 20 साल तक यहाँ पर आपको एक तरह से मंथली, क्वार्टरली, जो भी आप फैसिलिटी यहाँ पर चुनेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर किस्तों में यहाँ पर एक तरह से पेमेंट की जाएगी। और ओनर इन केस अगर ख़त्म भी होता है तो उसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी वहाँ पर रह सकते हैं 20 साल के बाद भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, अगर ओनर के वारिसों की हम लोग यहाँ पर बात करें और टैक्स को भी यहाँ पर जोड़ के हम लोग लेके आते हैं तो टैक्स और वारिसों पर इसका क्या असर पड़ता है? और क्या घर का जो उत्तराधिकारी है यानी कि दंपति के जो वारिस हैं वो भी एक तरह से इसको वापस लेने का विकल्प उनको मिलता है? यानी कि जो मॉर्गेज दिया हुआ है प्रॉपर्टी को, उसको वापस लेने का विकल्प उनको मिलता है, ऑप्शन मिलता है? देखिए ऐसा है कि जो जिन्होंने रिवर्स मॉर्गेज लिया है अगर वो खुद चाहे तो अपनी लाइफ टाइम में रिवर्स मॉर्गेज का पेमेंट कर सकते हैं। परंतु अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते और उनकी डेथ के बाद में बैंक का जो लीगल एयर है वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और उसको जो पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसका पेमेंट करके जो प्रॉपर्टी है उसको
रिडीम कर सकते हैं। जहां तक टैक्स का सवाल है, जो रिवर्स मॉर्गेज के अंदर जो आपको इंस्टॉलमेंट मिलती है या लंप सम पैसा मिलता है, मतलब मैं बता दूं अभिषेक जी की जो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पेमेंट के अलावा एक लमसम का भी प्रोविजन है 15 लाख रुपए तक मैक्सिमम, जो आपका मेडिकल फैसिलिटी वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अब जो लीगल एयर चाहे तो वो रिडीम करा सकते हैं, और ये जो पैसा आता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। परंतु जब प्रॉपर्टी बेची जाएगी और उस समय जो कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन पे लीगल एयर अगर पेमेंट करते हैं तो लीगल एयर के हाथों बेची जाती है तो लीगल एयर को करना पड़ेगा। और जो सीनियर सिटीजन बोरोर अगर वो अपने जीते जी अगर इसका अपना प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करवाते हैं, सेल करवा देते हैं, तो उनको वो कैपिटल गेन का टैक्स भरना पड़ेगा। पैसा मिलेगा, जो पैसा आपको मिलता है किस्तों में, उस पर कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर जो होगा वो आपको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। ये राय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये जानकारी बेहद ज़रूरी थी, जो कि बलवंत सर ने यहाँ पर अभी साझा की है। सर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जैसे कि कई लोग होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वो अपने घर के बच्चों के नाम पर ही अपनी प्रॉपर्टी जो होती है वो उनके नाम करवा देते हैं। तो क्या ऐसे में भी रिवर्स मॉर्गेज का जो फायदा है वो लिया जा सकता है बुजुर्ग दंपति के लिहाज से, अगर यहाँ पर देखा जाए तो? नहीं, प्रॉपर्टी जो सीनियर सिटीजन है उनके नाम से ही होनी चाहिए, और उनकी वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड होनी चाहिए। अगर उनको आपको वसीयत वगैरह में मिली है तो जो स्कीम है उसके हिसाब से स्ट्रिक्टली आप एलिजिबल नहीं है रिवर्स मॉर्गेज के लिए। परंतु वो जो बैंक है या एनबीएफसी के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है कि ऐसी प्रॉपर्टी पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बाकी इस शो के जरिए मैं बाकी सब सीनियर सिटीजन्स को एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जब तक जिंदा है तब तक अपनी असेट्स का सब्सटेंशियल हिस्सा अपने बच्चों के नाम से ट्रांसफर नहीं करें। उनको जो, अगर आप जिसको भी ट्रांसफर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आप एक प्रॉपर वसीयत बना के वसीयत के जरिए दे दीजिए, जिससे आपके जीते जी आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। जो और आपकी कमाई हुई, जोड़ी हुई असेट्स है वो आपके डिस्पोजल पे रहेगी, आपके हाथ में रहेगी। आपने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे होंगे कि बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी करने के बाद में बच्चे है ना पेरेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, और स्ट्रिक्टली उसी कोई प्रॉपर्टी का ये जो मॉर्गेज का जो फ़ायदा है वो उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम पर, जो दंपति हैं उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हायर्स यानी कि जो उनके वारिस हैं उनके नाम पर अगर प्रॉपर्टी होगी तो फिर उसके वो यहाँ पर एक तरह से एलिजिबल नहीं होंगे इस मॉर्गेज को लेने के लिए। और जब तक ज़िंदा हैं उनके लिए जो सर ने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर राय दी है कि जब तक वो ज़िंदा है तब तक की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, उसके नाम जो है वो अपने बच्चों के नाम पर ना करें। इससे बढ़िया ये है कि आप वसीयत बनाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। और इसी से रिलेटेड एक शो भी हमारा आता है तब क्या होगा, जिसमें आप वसीयत से जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत अच्छी से बारीकी से यहाँ पर समझ सकते हैं। सर, इस बीच अमर उजाला प्लेटफॉर्म पर कई सारे दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, तो एक एक करके जरा उनके सवाल भी यहाँ पर इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं, ताकि उनको भी जो सवाल है वो भी उनको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। आगरा से सर रीना शर्मा कह रही हैं कि क्या रिवर्स मॉर्गेज में बैंक घर का मालिक बन जाता है? ये भी एक सवाल सर जेन्युइन है। नहीं, मालिक तो जो बोरोअर है वो ही रहेंगे। जो बैंक है वो तो सिर्फ लेंडर रहता है, और लेंडर का उस घर के ऊपर चार्ज रहता है। मतलब उसके ऊपर अगर पेमेंट पे कुछ भी डिफॉल्ट वगैरह, नॉन कंप्लायंस वगैरह हो गया तो बैंक को राइट रहता है वो प्रॉपर्टी को बेचने का, पर ओनरशिप है वो बोरोअर के पास में, जो जिन्होंने रिवर्स मॉर्गेज लिया है उनके पास में ही रहेगी। ओनरशिप जो है जिन्होंने रिवर्स मॉर्गेज लिया है वो ओनर्स के पास ही रहेगी। यहाँ पर बैंक यहाँ पर मालिक नहीं बन सकता है साफ तौर पे, जैसे कि सर बताते हुए यहाँ पर लिख रहे हैं। सर, जयपुर से राजेश अग्रवाल है, ये कह रहे हैं कि क्या बैंक तय रकम एक मुश्त दे सकता है या सिर्फ हर महीने ही देगा? हालांकि इसका जवाब साहब आपने अभी शुरुआत में दिया भी था, लेकिन एक बार इनके सवाल को एक बार दोबारा पुनः आप अपना थोड़ी सी टिप्पणी कर दें इस पर। सर, राजेश जी को बताना चाहूंगा कि बोरोअर जो है वो कॉम्बिनेशन ले सकता है, दोनों ले सकता है। मतलब लमसम जो है वो 15 लाख रुपए तक मिलेगी, और हर महीने है वो मैक्सिमम 50,000 रुपए तक मिलेगा। मतलब आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ भी हो, परंतु 50,000 रुपए से ज्यादा का जो मंथली है वो इंस्टॉलमेंट रिवर्स मॉर्गेज के जरिए नहीं मिलेगा। मैं जो
जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उनको भी कहना चाहूंगा कि ये जो 50,000 की लिमिट है वो 2003 या उसके पहले तय की गई थी। 2003 और 2025 में महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इसको लिमिट को बढ़ाना चाहिए। लिमिट को भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। प्लस बाकी जो सर ने बताया कि एक मुश्त राशि वो मिल सकती है और उसमें लेकिन उसका एक प्रावधान है। बाकी जो सिंगल जो हर महीने जो किस्तों में मिलती हैं वो राशि तो यहाँ पर आपको मिल ही सकती है। बाकी सर सुधा वर्मा का एक यहाँ पर सवाल है, लखनऊ से ये हैं और ये कह रही हैं कि क्या सिंगल सीनियर सिटीज़न भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं? सिंगल सीनियर सिटीज़न इस स्कीम का सर फ़ायदा ले सकते हैं? हाँ, जरूरी नहीं कि आपका जीवन साथी जिंदा हो या जैसे अगर किसी ने शादी ही नहीं करी हो, परंतु अगर आपके पास अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और जिसमें आप रह रहे हैं तो आप भी ये रिवर्स मॉर्गेज के तहत पैसा ले सकते हैं। चलिए, ये भी एक तरह से क्लैरिटी सुधा वर्मा को उम्मीद है कि मिल गई होगी। अब यहाँ पर दर्शकों को और हम यहाँ पर बता देते हैं कि कई सारे कॉलर्स ने जैसे हमारे यहाँ सवाल पूछे हैं, वैसे आप भी कई हमसे जुड़ सकते हैं और सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट में तो आप जा ही सकते हैं, वहाँ पर अपने सवाल टाइप करके हमको भेज सकते हैं। प्लस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, एक्स है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक पर, वहाँ पर भी आप अपने सवाल दे सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है व्हाट्सएप, जिसका आप भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है PROP प्रो, P कैपिटल में रहेगा, ROP स्मॉल में रहेगा। यहाँ पर PROP लिख के अपना सवाल यहाँ पर टाइप करें और उसको 9354027995 पर यहाँ पर आप सेंड कर दें और अपने सवाल को यहाँ पर हमको भेज सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट से उन सवालों के जवाब लेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि उसकी क्लैरिटी यहाँ पर आपको मिले। चलिए, सर से अपनी चर्चा हम जारी रखेंगे। अब चलते हैं अपनी सहयोगी अंजलि के पास, जो सीनियर सिटीजन से जुड़े बहुत ही रोचक डेटा लेकर आई हैं। अंजलि बताएंगी कि सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी फिलहाल कैसी है। तो चलिए अंजलि के पास चलते हैं। शुक्रिया अभिषेक। और देखिए, इंडिया में सीनियर सिटीजन्स की सिचुएशन क्या है इस समय वो हम जान लेते हैं। एक रिपोर्ट आई थी 2024 अक्टूबर में, हेल्प एज इंडिया की रिपोर्ट थी, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में सीनियर सिटीजन्स की आखिरकार क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है वो हम जान लेते हैं। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के पास पिछले एक साल में कोई आय नहीं थी। 33% ऐसे वरिष्ठ नागरिक थे जिनके पास पिछले एक साल में कोई भी आय नहीं थी। वहीं 32% बुजुर्गों की वार्षिक आय जो थी वो 50,000 से कम थी। इसके बाद ये एक और डेटा है, इसमें 65% का ये जो आंकड़ा है, जिसमें ये बताया जाता है कि वरिष्ठ नागरिक खुद को आर्थिक रूप से असुरक्षित मानते थे। तो ऐसे 65% वरिष्ठ नागरिक थे जो खुद को असुरक्षित मानते थे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेज जो थी वो अच्छी नहीं थी। इसके अलावा 29% ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन, PF जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच ही तमाम ऐसे बुजुर्गों की नहीं थी। उनमें से 29% ऐसे बुजुर्ग थे। इसके अलावा अगर हम दूसरी डेटा की बात करें तो देखिए 54% ऐसे बुजुर्ग थे, ऐसे सीनियर सिटीजन्स थे जो 2 या अधिक गैर संचारी रोगों से पीड़ित थे। तो ऐसे रोग उनसे ये पीड़ित थे 54% के बुजुर्ग। इसके अलावा 52% ऐसे बुजुर्ग थे जो कि दैनिक गतिविधियों में कमजोरी या निर्भरता महसूस करते थे। उनको चाहिए होता था कि वो दैनिक गतिविधियां जो उनकी होती, हर रोज की जो उनकी एक्टिविटीज होती थी वो दूसरों पर उनकी डिपेंड होती थी। तो 52% ऐसे सीनियर सिटीजन थे। इसके अलावा 7% सीनियर सिटीजन थे जिनका पारिवारिक दुर्व्यवहार या वित्तीय शोषण का वो शिकार हुए थे। तो परिवार में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है और उनका बिहेवियर जो है वो बुजुर्गों से, फैमिली का जो बिहेवियर होता है वो बुजुर्गों से सही नहीं होता है। तो वो 7% ऐसे बुजुर्ग थे जो बिल्कुल फाइनेंशियल जो है वो उनकी जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी। 10% ऐसे बुजुर्ग थे जो कि 60+ आबादी 2022 से लेकर अगर हम 2050 तक दोगुना बढ़ाकर देखें तो 20.8% होने का जो अनुमान है वो देखा जा रहा है। तो ये डेटा बताता है कि इंडिया में फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरीके की है, 2024 में किस तरीके की फाइनेंशियल सिचुएशन थी सीनियर सिटीजन्स की। थैंक यू अंजलि, इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और वरिष्ठ नागरिक के पास पिछले एक साल की कोई आय नहीं होती है, ये 33% का आंकड़ा है। ऐसे कई सारे आंकड़े हैं जो कि एक तरह से सर डरावने वाले भी हैं। मतलब बुजुर्ग की वार्षिक आय 50,000 रुपये से भी कम होती है। ऐसे भी कुछ आंकड़े यहाँ पर पेश किए गए हमारे सामने और
काफ़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी डरावने वाली बात है। सर, अगर इन आंकड़ों को अगर देखें और क्लियरली सीनियर सिटीजन का एक बहुत बड़ा नंबर है जिन्हें तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती है जब वो इस दहलीज पर आते हैं और आगे चल के उनको दिक्कतें का सामना जो होता है वो साफ तौर पर करना पड़ता है। सर, सीनियर सिटीजन से जुड़े सर ये आंकड़े मेनली किस तरह की चिंता को जाहिर करते हैं? सर, आपको क्या लगता है? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है, पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था तो पेरेंट्स अगर रिटायर भी हो जाते थे तो बच्चे वहीं साथ पेरेंट्स के साथ में रहते थे और जो घर का खर्चा वगैरह वो वहन करते थे। अभी जॉब के कारण से या बिजनेस के हिसाब से जो बच्चे हैं वो अलग सिटीज में या अलग कंट्री में रहने लग गए हैं। तो एक तो जब साथ में रह के बच्चा घर चलाता है तो अलग सिचुएशन होती है, और एक पेरेंट्स को अगर हर महीने बच्चों से पैसा मंगवाना पड़े तो वो थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। तो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन होने से सीनियर सिटीजन की हालत खराब हो गई है। इसके अलावा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं किया हुआ रहता है नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ लोगों का, और इस गवर्नमेंट की भी कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, तो जो सीनियर सिटीजन है उनकी हालत बहुत बहुत ही खराब है। तो ये आंकड़े वाकई में जो डराने वाले थे, प्लस बलवंत सर का भी यही कहना है कि जो सिचुएशन है वो वाकई में बहुत ख़राब है और सरकार की ओर से भी ऐसी कोई खास स्कीम नहीं लाई है जिसका डायरेक्टली उनको फ़ायदा मिल सके। सर, इस बीच दर्शकों का एक सवाल सर ये भी है कि जो रिवर्स मॉर्गेज की जो ये स्कीम है, क्या इस पर ब्याज कैसे लगता है और क्या वो हर महीने बढ़ता रहता है या फिर फिक्स रहता है एक तरह से अगर देखा जाए तो? देखिए, ब्याज क्या रेट से लगेगा वो जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो जो लेंडर है उनके डिस्क्रिप्शन पे है कि जो रेट उचित समझे उनकी कॉस्ट वगैरह देख के उस हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो ये राय निकल कर आती है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही चार्ज किया जाएगा। सर, कोई टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पर मिलता है और क्या, और या फिर कोई टैक्स देनदारी भी यहाँ पर बनती है रिवर्स मॉर्गेज में अगर देखा जाए तो? नहीं, टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं है। वो मैंने बता दिया कि जो पैसा आता है जो रिवर्स मॉर्गेज के जरिए तो वो टैक्सेबल नहीं है। और जो टैक्स लाइबिलिटी की जो बात है मैंने पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं। जब प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जब बेचा जाएगा, भले बैंक बेचेगी, उत्तराधिकारी बेचेंगे या आप खुद बेचेंगे, उस समय जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का लाइबिलिटी है वो आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो ये राय निकल कर आती है इस बात को लेकर। सर, क्या सभी बैंक, अगर देखा जाए तो क्या सभी बैंक और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं वो इस तरह की रिवर्स मॉर्गेज देती हैं या फिर कुछ चुनिंदा ही बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं? देखिए, ऐसा लॉजिकली तो जो लोग हाउसिंग होम लोन वगैरह देते हैं उसमें सब बैंक आ जाती है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आ जाती है, परंतु चूंकि जैसे नेगेटिव इक्विटी नहीं हो सकती इसमें, तो बहुत से कम बैंक है वो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, और इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी नहीं किया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट तो एडवर्टाइज कर ही नहीं रही है और बैंक के लिए भी रिस्की प्रिपोजिशन है, इसके लिए लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो पॉपुलर नहीं है ये स्कीम। सर, इसी सवाल से एक सवाल ये भी बनता है कि इतनी अच्छी इसकी फैसिलिटीज़ हैं, फीचर्स इतने कमाल के हैं इसके, तो क्या सरकार को कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए कि इस तरह की स्कीम्स को है वो प्रमोट करें? हाँ, करना चाहिए। एटलीस्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, पीएसयू बैंक है, उनको मैंडेट देना चाहिए कि कम से कम जैसे वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का रिक्वायरमेंट है आरबीआई के जरिए, वैसा का वैसा रिवर्स मॉर्गेज का ही एक अलग स्लॉट रख देना चाहिए, जिसके जरिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि उतना परसेंट जो लैंडिंग है वो रिवर्स मॉर्गेज के जरिए होनी चाहिए। क्योंकि जैसे डेटा आया है, आ रहा है कि जो अपन है वो धीरे धीरे जो एजिंग पॉपुलेशन होने वाली है, मतलब धीरे धीरे जो सीनियर सिटीजन्स का जो प्रपोर्शन है ओवरऑल पॉपुलेशन में वो बढ़ने वाला है। और जैसे जो सिचुएशन हो गई है, अलग अलग रहते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह नहीं है, तो ज़्यादा सीनियर सिटीजन ये प्रॉब्लम का सामना करेंगे। तो जो कम से कम जो सीनियर सिटीजन जिनके पास अपना खुद का रिहायशी मकान है और जिसमें वो रहते हैं, तो कम से कम उनको तो थोड़ा बहुत
रिलीफ मिल जाएगा रिवर्स मॉर्गेज अगर थोड़ा मैंडेट कर दे गवर्नमेंट या आरबीआई तो। थोड़ी सी यहाँ पर सरकार को दखल देने की ज़रूरत है और इतनी अच्छी स्कीम है तो उसको अगर वो प्रमोट करेंगे, उसको अगर थोड़ा सा यहाँ पर उसका प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन जो यहाँ पर अभी दिक्कतों का सामना करते हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प मिलती दिखेगी और आगे चल के उनको अपने ही बच्चों के सामने या किसी के सामने यहाँ पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अल्टीमेटली गोल जो यही है कि आराम से अपने इज्जत से और सर उठा के अपना जीवन यहाँ पर वो जिएँ। सर, अगर यहाँ पर लोन अवधि की हम लोग बात करें, लोन ड्यूरेशन की बात करें, तो जब एक बार अगर ये रिवर्स मॉर्गेज जो है उसका ड्यूरेशन अगर पूरा हो जाता है तो फिर घर का क्या होता है? हालांकि आपने बताया कि 20 साल का तो इसका टर्म रहता है, लेकिन जब इसका टर्म पूरा हो गया तो उसके बाद घर का क्या होता है? वारिस के पास चला जाता है या फिर वारिस जैसे उसके पास तो उसका उत्तराधिकारी तो वो होता ही है, वो उसको क्लेम कर सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या सिचुएशन बनती है इस यहाँ पर? मुझे लगता है मैं बराबर एक्सप्लेन नहीं कर पाया पहले। जो रिवर्स मॉर्गेज की स्कीम है उसके तहत जो पेमेंट करने की जो टर्म है, जब तक वो पीरियड जिसके दौरान जो सीनियर सिटीजन को पैसा मिलता रहेगा वो 20 साल है, परंतु और 20 साल के बाद में वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। परंतु जो घर की जो ओनरशिप की सिचुएशन है उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मतलब जब तक आप जिंदा है, आपका लाइफ पार्टनर जिंदा है, तब तक आप उसमें रह सकते हैं और आपके बाद में जो अगर आपने वसीयत बनाई है तो वसीयत के जरिए जिसको प्रॉपर्टी दी है वो उसका मालिक बन जाएगा। एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि रिवर्स मॉर्गेज के तहत आपको एक रजिस्टर्ड विल बनाना जरूरी है, मतलब वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और वो विल का कॉपी जब भी आप चेंज करें तो वो आपको अपने जो लैंडर है जिससे आपने रिवर्स मॉर्गेज लिया है उनको देना जरूरी है। सर, इतनी अच्छी बातें हैं रिवर्स मॉर्गेज की इस योजना को लेकर। सर, क्या इससे जुड़े कुछ रिस्क भी हैं, कोई खतरे भी हैं, या फिर जैसे कि घर खोने का डर या बैंक का नियंत्रण यहाँ पर बढ़ जाता है, ऐसे कोई खतरे हैं यहाँ पर? मेरे हिसाब से इसमें रिस्क तो कोई नहीं है। मतलब आपको जो पैसा चाहिए, आप तो गरजवान है तो और आपको पैसा मिल रहा है तो उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मेरे हिसाब से रिस्क नहीं है, परंतु एक है कि आपको उस प्रॉपर्टी रिवर्स मॉर्गेज के जो कंडीशंस है उनको कंप्लाई करना जरूरी है। जैसे अगर आप रेसिडेंस जो आपका प्राइमरी रेसिडेंस नहीं रहता है, आप साल भर के लिए और कहीं रहते हैं या घर का रिपेयर मेंटेनेंस नहीं बराबर कर पा रहे हैं, उसका घर का इंश्योरेंस मैंडेटरी है, इंश्योरेंस वगैरह नहीं लिया है, तो ऐसी कंडीशन में वो रिवर्स मॉर्गेज जो स्कीम है वो कंडीशंस का कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है और जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो इमीडिएटली पेएबल होती है। तो जो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम की जो कंडीशंस है वो आप बराबर ध्यान से पढ़ ले और उसको पूरी तरह से कंप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे आपको अचानक बीच में बैंक का डिमांड नहीं आ जाए पूरी आउटस्टैंडिंग लोन को पेमेंट करने का। तो जो भी कंडीशंस वगैरह हैं उसको आप इत्मीनान से आराम से पढ़ें जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ये राय निकल कर आती है बलवंत सर की ओर से। सर, इस बीच कॉलर्स के कुछ और भी सवाल यहाँ पर आ गए हैं तो उनके भी सवाल एक एक करके यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो दिल्ली से विनोद मेहता हैं, ये कह रहे हैं कि अगर घर लोन पर है तो क्या रिवर्स मॉर्गेज लिया जा सकता है यहाँ पर? सर, क्या कहना है इस पर? देखिए, ऐसा है कि एक कंडीशन है कि रिवर्स मॉर्गेज के लिए उसके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए और जो रिवर्स मॉर्गेज जो देता है उसका फर्स्ट चार्ज होना चाहिए। तो अगर लोन पर लिया हुआ है तो या तो आप जो लमसम पेमेंट लेके उस लोन का भुगतान कर दें या और कोई दूसरे अपने सोर्स से लोन का भुगतान कर दे, उसको घर को लोन फ्री करें, उसके बाद में रिवर्स मॉर्गेज ले सकते हैं। तो उम्मीद है इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। घर को पूरी तरह से लोन फ्री रखें, उसके बाद ही आप लोन मॉर्गेज का फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। भोपाल से हैं गीता देवी, ये कह रही है कि रिवर्स मॉर्गेज में लोन चुकाने की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है? सर, इसका भी एक समाधान आप बता दें अगर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ परेशानी आती है इस प्रक्रिया में। देखिए, ऐसा है, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं है, परंतु चूंकि आप पेमेंट चुकाने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक सवाल आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप कैश पेमेंट, आप या आपके उत्तराधिकारी कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं और अगर उस घर को बिकवा के
जो लोन पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बैंक का काम नहीं है प्रॉपर्टी बेचने का। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप या आपके जो लीगल हेयर है वो घर को बेचने की जो प्रक्रिया है वो अपने हाथ से ही करवाए, जिससे एक तो घर की अच्छी प्राइस मिलने के भी चांस है और प्रोसेस थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है इसमें। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए रिवर्स मॉर्गेज में। बस ये छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर हैं कि आपका जो घर है वो लोन फ्री होना चाहिए, आपके नाम पर होना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें ध्यान रखें। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो सिंपल होगी, सरल होगी, जितना यहाँ पर अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। और बलवंत सर का भी ये मानना है कि दिक्कत नहीं होगी। सर मनोज सिंघल हैं देहरादून से, ये कह रहे हैं कि रिवर्स मॉर्गेज जो फैसिलिटी है क्या प्राइवेट बैंक भी देते हैं या सिर्फ सरकारी बैंक ही यहाँ पर देते हैं? मेरे हिसाब से वैसे क्या है, बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ नहीं है, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कौन एक्चुअली दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। बाकी वैसे लीगली प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक सब दे सकते हैं। तो ये बात निकल कर आती है। सर इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि इस स्कीम में अब तक, जैसे कि हम लोग शुरुआत में बोल रहे थे कि लोकप्रिय इतनी नहीं है, सरकार जैसे यहाँ पर कोशिश अगर करे तो आपके सुझाव में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो कर सकते हैं जिससे कि ये पॉपुलर थोड़ी सी और हो, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था। उसके अलावा भी कोई और उपाय हैं जिससे कि इसको और लोकप्रिय बनाया जा सकता है? सरकार की दखलंदाजी के अलावा भी कुछ और तरीके हैं? एक तो जो लोन अमाउंट है ना वो बहुत कम है। मतलब जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस 2003 से 2025 के बीच में कम से कम 6-7 गुना हो गए हैं। और 50,000 रुपए में एक सिटी में तो घर चलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के मेडिकल के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो वन टाइम पेमेंट है, जो लमसम पेमेंट है 15 लाख का, उसको भी रिवाइज करना जरूरी है। और जो मंथली पेमेंट है वो उसकी लिमिट भी बढ़ाना जरूरी है। अभी जैसे प्रॉपर्टी आपको आपकी 5-7 करोड़ की है और उसके सामने आपको महीने का 50,000 रुपया मिलता है, तो वो इंसेंटिव वाइज नहीं करेगा सीनियर सिटीजन को कि वो रिवर्स मॉर्गेज लें। तो मेरे हिसाब से जो एब्सोल्यूट मॉनेटरी लिमिट है ना वो बढ़ानी चाहिए। एब्सोल्यूट मॉनेटरी लिमिट जो है उसको यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें जिससे कि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिले। अल्टीमेटली घर हो सकता है कि उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका वैल्यूएशन जो लगाया जाता है, जो उसमें जो परसेंटेज होता है उसको भी थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो जिससे कि उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके हमारे सीनियर सिटीजन्स को। सर इस बीच दर्शकों का एक सवाल सर ये है कि अगर बुजुर्ग के लिए ये कब सबसे उपयुक्त विकल्प एक तरह से माना जा सकता है कि उनको कब ये ऑप्शन चुनना चाहिए, जब उनके पास कोई और इनकम ना हो या तब भी जब वे आत्मनिर्भर रहना चाहें? तो ये दोनों तरह की सिचुएशंस हैं, यहाँ पर वो एक तरह से इसको ले सकते हैं। मतलब कब उनको लेना चाहिए आपके नज़रिए से? अगर ऐसा है आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप घर खर्चे चलाने के लिए आप रिवर्स मॉर्गेज ले सकते हैं। आपके पास पैसा कम है, पूरा नहीं पड़ रहा है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए भी आप रिवर्स मॉर्गेज ले सकते हैं। मतलब आपको कैसे भी जरूरत है तो रिवर्स मॉर्गेज लेना चाहिए। अगर पैसे आपको जो कैश फ्लो उसको सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है तो न लीजिए, आज मत लीजिए, बाद में ले सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखने लायक है कि जो भी घर है आपका, उसकी जो रेसिड्यू बची हुई जो उम्र है वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए। अगर 20 साल से कम उम्र है तो उस घर पर रिवर्स मॉर्गेज बैंक देगा नहीं आपको। तो ये निकल कर आता है। लेकिन सर ऐसी कोई सिचुएशन और भी है कि जिन सिचुएशंस में उनको नहीं लेना चाहिए तरह से रिवर्स मॉर्गेज, बचना चाहिए, उनको इवेट करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में? देखो ऐसा है अभिषेक जी, मरता क्या ना करता वाली बात है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? अभी जब जो साहूकार वगैरह से 2-2, 3-3% में लोग बोरो नहीं करते हैं क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो मरता ना कर। कम से कम यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंडीशंस वगैरह इतनी इंजूरियस नहीं होगी बोरोवर के लिए। तो अगर आपको जरूरत है तो लेना चाहिए। ज़रूरत है तभी लें, वरना अगर ज़रूरत नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम चल रहा है तो फिर इसको अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर होगा। सर क्या बैंक घर का मूल्यांकन हर साल कुछ दोबारा करता है जब इसकी वैल्यूएशन की अगर बात आती है, या फिर वो एक फिक्स्ड एक बार ही उसने उसका वैल्यूएशन किया और वहाँ से उसके बाद उसको मॉर्गेज जो है वो इशू कर दिया यहाँ पर? देखिए ऐसा है कि हर साल तो वैल्यूएशन नहीं करते हैं, परंतु NHB का डायरेक्टिव है कि जो लेंडर बैंक है उनको कम से कम 5 साल में एक बार जो घर है उसका वैल्यूएशन करवाना चाहिए। और जैसे अगर पूरी 50,000 की लिमिट नहीं निकल के आ रही है
तो अगर वैल्यूएशन वापस करवाया और अगर वैल्यू बढ़ गई तो जो रिवर्स मॉर्गेज के जरिए जो मिलने वाला पैसा है उसकी अमाउंट भी बढ़ाई जा सकती है। लेंडर अमाउंट बढ़ा सकता है अगर वैल्यूएशन बढ़ गया हो तो। अमाउंट बढ़ा सकता है अगर वैल्यूएशन उसकी बढ़ती है तो। यहाँ पर कुल मिला के बात ये निकल कर आती है। सर आज आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी है। रिवर्स मॉर्गेज मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई है। उनके पास अगर प्रॉपर्टी है तो उसका वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, सर उठाकर कैसे जी सकते हैं और आगे चल के उसको कैसे वो मैनेज भी कर सकते हैं। सर आपने इस तमाम जानकारी के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार। तो फिर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि आत्मसम्मान का जरिया भी है। अगर आपके पास घर है तो उसे बेचने के बजाय उसी से नियमित आय लेना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ज़रूरत है सही सलाह और समझदारी से कदम उठाने की। तो आज के इस शो में सिर्फ इतना ही। बाकी अगले शो में, अगले एपिसोड में हम आपको दोबारा मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नए टॉपिक के साथ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो उपयोगी हो आपके लिए, वो हम लोग लेकर आएँ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जल्द नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।